Assalamu alaikum. My name is Namra Naseem and I am a student of BS final year morning. मेरी प्रेजेंटेशन का टॉपिक था इमोशनल बिहेवियर डिसऑर्डर, रिसर्च एंड रिफ्रेसेस रिसर्च। इमोशनल बिहेवियर डिसऑर्डर का चूज़ मैंने इसलिए किया है क्योंकि और बहुत सी कई डिसेबिलिटीज़ हैं कि जिनके बारे में हम नॉर्मली बात कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पे बात साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की आ जाती है या इमोशनल बिहेवियर इश्यूज़ की बात आ जाती है, तो वहाँ पे बात नहीं की जा रही होती। यूजुअली लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि ये एक ऐसी बीमारी है कि इसका इलाज नहीं है और या तो ये बीमारी जैसे है वो पागल है। तो ये थॉट्स जो हैं वो लोगों में, हमारी सोसाइटी में ये ड्रॉबैक है और ये थॉट्स जो हैं वो आम हैं। तो इसको डील करने के लिए या इसको बेहतर करने के लिए मुझे लगा कि ये टॉपिक चूज़ कर लेना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे इसमें इंट्रोडक्शन में कुछ चीज़ें हैं कि जो ये बात क्लेरिफ़ाई करती हैं कि ये जो एक डिसेबिलिटी या ये एक जो डिसऑर्डर है वो स्पेसिफ़िक जो है वो किसी एक ऐज के बच्चे के लिए नहीं होता। मतलब जो है वो ये किसी भी ऐज के बच्चे के लिए, किसी भी ऐज के बड़े को रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ना ऐज रिस्ट्रिक्टेड है, ना जेंडर रिस्ट्रिक्टेड है। किसी को भी कभी भी इमोशनल बिहेवियर डिसऑर्डर हो सकता है और जो है वो ये इश्यूज़ आ सकते हैं। और इससे कोई जो है वो उम्र का ताल्लुक भी नहीं है, कभी भी कहीं पे भी हो सकता है। इससे डील किस तरह करना है, कहाँ-कहाँ पे कौन-कौन से एरियाज़ में जो है वो ये इश्यू क्रिएट करता है, वो ये कि जो भी स्टूडेंट होता है या जो बच्चा होता है जिसको इस तरह के इश्यूज़ हो रहे होते हैं, वो सबसे पहले जो है वो कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है, एंग्ज़ायटी उसको हो रही होती है, डिप्रेशन में चला जाता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और ये तमाम चीज़ें मिलकर वजह बनती हैं इमोशनल बिहेवियर डिसऑर्डर का। ये सीवियर कंडीशन भी पहुँच जाता है कि जहाँ पर एंग्ज़ायटी लेवल बहुत हाई हो जाता है और इंसान को लग रहा होता है कि वो पागल हो जाएगा और इसी हाल में जो है वो मतलब उसका कुछ हो नहीं सकता, ठीक नहीं हो सकता वो। इसके बाद यहाँ बात करते हैं कि यहाँ पे और इसको डिफाइन किया गया है नेक्स्ट स्लाइड में जो है इमोशनल बिहेवियर डिसऑर्डर। इसमें बताया गया है कि बिहेवियर इश्यूज़ आर नॉट कांस्टेंट फॉर everyone. It's different situations and different circumstances of all disorders and issues. We have to just find out what are the strategies for the betterment of the disabilities. जैसे मैंने पहले कहा कि ये डिसेबिलिटी है, ये कांस्टेंट तो नहीं है, एज रिस्ट्रिक्टेड भी नहीं है, ना जेंडर रिस्ट्रिक्टेड है। किसी को भी कुछ भी किसी भी सर्कमस्टेंसेस में ये वाली डिसेबिलिटी हो सकती है और इमोशनल डिसेबिलिटी जो है वो हर एक तरह की नहीं होती। इसकी एग्जांपल ये है कि किसी को बुखार हो जाए या डायरिया हो जाए तो उसकी कंडीशन एक जैसी रहती है सबकी, या अगर कोई ब्लाइंड हो या डेफ हो तो उसको एक तरह के मसले होते हैं, वो सिमिलर है। लेकिन जहाँ पे इमोशनल बिहेवियर या साइकोलॉजिकल इश्यूज की बात आ जाती है तो डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस भी हो जाती हैं एंड बिहेवियर इश्यूज भी डिफरेंट होते हैं। इसके बाद यहाँ पे बात की जाती है कि इन डिसेबिलिटीज ये डिसेबिलिटी जो है या ये डिसऑर्डर जो है, एक्चुअली ये डिसेबिलिटी नहीं है, ये डिसऑर्डर है जो कि एक वक्त तक होता है और फिर ठीक हो जाता है। ये डिसऑर्डर जो है वो जेनेटिकली भी होता है क्या? तो नहीं, ये सिर्फ अकॉर्डिंग कभी भी हो सकता है और इसका कोई जीन से हमारी या किसी भी बाय बर्थ भी नहीं होता। ये एक जैसे हमेशा से हमें पता है कि इंसान जो है वो अपने एनवायरनमेंट से सीखता है। तो जो है वो शुरू से किसी के एनवायरनमेंट में इस तरह की चीज़ें होती होंगी तो हो सकता है कि इस तरह की चीज़ें उसको जो है वो उसकी आदत में हो जाए और फिर ये उसके लिए आगे थोड़ा-सा इश्यू क्रिएट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे टीचर्स का कुछ अपना ओपिनियन है, मेडिकल पर्सोनल्स हैं, टीचर और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के अपने-अपने ओपिनियंस हैं, सबके अलग-अलग। फिर आ जाती है हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईबीडी यानी इमोशनल बिहेवियर डिसऑर्डर। इसमें बात की जाती है कि यहाँ पर ये किस तरह के इश्यूज के साथ होती है, यानी कि इमोशनल बिहेवियर डिसऑर्डर जो है वो कौन कौन से इश्यूज के साथ हो जाती है। उसमें होता क्या है एक्चुअली, उसमें होता ये है कि इंसान इनअप्रोप्रिएट बिहेव कर रहा होता है, वर्बली भी और फिजिकली भी। एग्रेशन शो करता है, एटीट्यूड,
एरोगेंट हो जाता है और जो है वो बहुत ज्यादा उसको रूड बिहेव करता है, और असल में मसला ये होता है कि उसको पता भी नहीं होता कि वो गलत है, क्योंकि यही इमोशनल बिहेवियर डिसऑर्डर है। आपको नहीं पता चलता कि आप गलती पर हो और जो है वो ये इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और मेन पॉइंट ये है कि यूनिवर्सल सोशल नॉर्म्स एंड बिहेवियर एक्सपेक्टेड फॉर अ सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट। सोशल सोशल यूनिवर्सल सोशल नॉर्म्स में ये होता है कि हम बाहर सोशली कैसे लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं और लोगों के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग किस तरह बिहेव कर रहे हैं। लेकिन जो इमोशनल बिहेवियर डिसऑर्डर के साथ लोग होते हैं, उनको ये पता ही नहीं होता कि उनको किस तरह से डील करना है। वो अचानक एरोगेंट हो जाते हैं, एग्रेशन शो करने लगते हैं और उनको ये चीज़ नॉर्मल लगती है। इसकी एक ड्रॉबैक ये होता है कि लोग जो हैं वो उनसे कटना शुरू हो जाते हैं और जो है वो उनसे दूर रहना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से जो है वो बच्चे पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और उसकी जो है वो और भी कई चीज़ों का उसको सामना करना पड़ता है, साइड इफेक्ट, एक्सेसिव फेयर्स एंड फोबियाज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये तमाम चीज़ें जो है वो जिंदगी को और मुश्किल बना देती हैं। इसके बाद बात करते हैं इसके कॉजेज और प्रेवलेंस पर, कि इसकी प्रेवलेंसेस क्या है। व्हाट आर द प्रेवलेंसेस एंड कॉजेज ऑफ ईबीडी? द कॉजेज ऑफ ईबीडी आर कॉम्प्लेक्स एंड इंटर रिलेटेड। अच्छा, ये जो है वो ये हम इसको किसी भी एक स्पेसिफिक चीज से रिलेट नहीं कर सकते कि ये चीज हुई होगी तो ये हुआ होगा, या ये इशू हुआ होगा तो ये चीज हुई होगी। इमोशनल बिहेवियर डिसऑर्डर। अच्छा, यहाँ पर है मोस्ट बिहेवियर प्रॉब्लम्स अकर इन कॉम्बिनेशन विद अदर प्रॉब्लम्स, दस कैजुअल इन्फ्लुएंसेस एंड कैन बी viewed फ्रॉम बोथ बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव्स। अकॉर्डिंग टू कफमैन, इसकी कोई स्पेसिफिक कॉजेज नहीं है इमोशनल बिहेवियर डिसऑर्डर की, क्योंकि ये बात तो सबको पता है कि इमोशनल बिहेवियर डिसऑर्डर्स की जो है वो कोई स्पेसिफिक कॉजेज नहीं हो सकती। मतलब इमोशनल बिहेवियर डिसऑर्डर किसी को भी किसी भी वजह से हो सकता है। कोई भी इंसान किसी भी वजह से बहुत ज्यादा इमोशनल हो सकता है और उसको वो डिप्रेशन में जा सकता है, जो आगे जाके उसकी उसके लिए मुश्किल का सबब बनता है। इसके जो कॉजेज यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कॉफमैन, द कॉजेज ऑफ ईबीडी है वो ये है: द इंडिविजुअल चाइल्ड, फैमिली, स्कूल एंड कल्चर ऑल्सो। क्योंकि हमें ये बात पता है कि एक इंडिविजुअल चाइल्ड भी जो है वो अपने बिहेवियर को ठीक और सही कर सकता है और खराब भी वही कर सकता है। फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि फैमिली जो है वो बच्चे को सपोर्ट भी करती है, इनकरेज भी करती है, मोटिवेट भी करती है, अप्रिशिएट भी करती है, और इसी तरह से ड्रॉबैक्स में भी आ जाता है कि अगेंस्ट जा रही है, रूड बिहेव कर रही है। किस तरह की फैमिली है, क्या है। स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत बेस करता है, मैटर करता है, और कल्चर तो है ही है। ये तमाम चीजें हैं कि जो इमोशनल बिहेवियर डिसऑर्डर को जो है वो ट्रीट करने में मदद देती हैं। इसके बाद बात करते हैं असेसमेंट एंड एलिजिबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स विद ईबीडी, इमोशनल बिहेवियर डिसऑर्डर। यहाँ पर आता है कि असेसमेंट कैसे की जाएगी। असेसमेंट के लिए सबसे पहले जरूरी है कि बच्चे से या स्टूडेंट से डील कौन कर रहा है। अगर तो रेगुलर एजुकेशन टीचर के जो नॉर्मल जो टीचर्स होती हैं उनको अगर एक्सपीरियंस है तो ठीक है, लेकिन अगर उनको इस प्रॉब्लम का एक सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है, हर किसी को नहीं पता होता कि इमोशनल डिसऑर्डर बिहेवियर कुछ होता है या नहीं होता है इमोशनल बिहेवियर डिसऑर्डर। लेकिन अगर तो नॉर्मल टीचर है उनको नहीं पता चल रहा, तो शायद वो ये सोच सकती हैं कि बच्चा जो है बहाने बना रहा है, या वो बहाने बना रहा है, या रोज का इसी तरह का करता है, रूटीन में है, और इस तरह की कुछ चीजें वो सोच सकती हैं। लेकिन अगर तो कि जो कोई स्पेशल एजुकेटर यहाँ पर होगा तो उसको फौरन से पता चल जाएगा उसके बिहेवियर से, उसकी टेंट्रम शो से, कि भाई ये इशू है। जब इशू है तो उसका असेसमेंट करना है। अब असेसमेंट के लिए सबसे पहले ऑब्जर्व करना जरूरी होता है, हमारे पास केस स्टडी होना जरूरी है, हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, और उसके बाद ही जो है वो हम उसको असेस कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आता है इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्फॉर्मेशन आप उसके पेरेंट्स से, उसके सिबलिंग्स से, उसके टीचर से ले सकते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि हाँ, जब असेसमेंट होगा उसके बाद जो है वो आईईपी बनेगा। आईईपी में हम ये देखते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, उसकी पसंद की चीज़ें क्या हैं, उसका टेंट्रम क्यों शो करता है, कहाँ पे उसको मसला है, कौन सी चीज़ें उसके लिए अच्छी हैं और कौन सी स्ट्रेटजीज यहाँ पे अप्लाई हो सकती हैं और नहीं हो सकती। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास scope of the study. The scope of the study that is that we learned from this different type of behavior issues and how to treat and deal with these issues.
इस इशू से, इस डिसऑर्डर से किस तरह से डील किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता, तो ये तमाम बातें हमें इसमें पढ़ेंगे, हमें पता चलेंगी कि दिस स्टडी इज वेरी बेनिफिशियल फॉर इनकरेजिंग द चिल्ड्रन। अच्छा, यहाँ पे बहुत एक ये बात कही गई, जैसे हमें नॉर्मली पता है कि इनकरेज करने की हर इंसान को जरूरत होती है, मोटिवेट होने की हर इंसान को जरूरत होती है, और अप्रिसिएशन की जरूरत भी हम सबको ही होती है। लेकिन अगर तो हम एक बच्चे को कि जो स्पेशल जो इमोशनल बिहेवियर डिस्टर्बेंसेस के साथ है, उसको हम अगर रूड बिहेव करें और अगर उसको नेगेटिव लेके जाएं कि तुम ठीक नहीं हो सकते या तुम पागल हो, इस तरह की बातें हमारे सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली हो की जाती हैं। और ये भी सोचा जा रहा होता है कि इस बीमारी का तो कोई इलाज ही नहीं है। तो इस तरह से जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट होता है। दूसरी बात ये है कि वो डिग्रेड होता है, वो ये खुद सोच रहा होता है कि शायद मैं ठीक हो ही नहीं सकता। तो उसके बाद जो है वो और ज़्यादा बुरे हालात उसके हो जाते हैं। लेकिन अगर तो बच्चे को यहाँ पे इनकरेज किया जाए तो वो अपनी तमाम चीज़ों को और बेहतर करने की कोशिश करता है, अपने डिस्टर्बेंसेस को, अपने इमोशंस को, अपने बिहेवियर को एडजस्ट करने की कोशिश करता है, और फिर सोसाइटी में इजीली वो डील कर पाता है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है रिसर्च मैथडोलॉजी। इसमें है दे यूज डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज। अच्छा, तमाम इश्यूज और तमाम डिसेबिलिटीज के डील करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज अप्लाई होती हैं, प्रिवेंशंस हैं, कुछ कुछ ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज हैं ही हैं। इसी तरह ईबीडी को डील करने के लिए भी कुछ अलग स्ट्रेटजीज हैं। We want to check the strategies, implementation, and effect on children and placement of these children in different situations. जैसे पहले बात की गई कि डिफरेंट इश्यूज होते हैं इमोशनल बिहेवियर में, लेकिन डिफरेंट इश्यूज की डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस और डिफरेंट सिचुएशंस भी होती हैं। नॉर्मली सबकी सिचुएशंस एक जैसी नहीं होती, सबकी अलग अलग डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं और डिफरेंट इमोशनल बिहेवियर्स इफेक्ट्स भी होते हैं। यहाँ पे कुछ रेट्स भी बताए गए हैं। जो एक कलेक्टेड डेटा था उसमें ये बताया गया कि दे कलेक्टेड डेटा बाय चेकिंग द वीकली रिपोर्ट ऑफ बिहेवियर थेरेपी एंड स्कूल परफॉर्म नियरली 70% ऑफ द स्टूडेंट्स विद इमोशनल डिस्टर्बेंसेस spent more than 21% of their time outside regular education classes. US Department of Education 2017, nearly 47% of the students spent more than 60% of their time outside of regular education, and some 16.9% spend their entire day in a separate environment. And how the child will socialize with others. जैसे पहले यहाँ पे खुद मेंशन है कि एक बच्चे को कि अगर आप खुद ही उससे जो है वो कट ऑफ कर लोगे और उसको आप अपनी एक साइकिल में से जो है वो आप अलग उसको कहेंगे, सेपरेट कर देंगे, तो वो बेचारा जो है वो खुद ही जो है वो अपने आप को नेगेटिव समझता हुआ, और ये उसको इम्पेक्ट पड़ेगा और वो फिर जो है खुद अलग हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इसके बाद हमारे पास कुछ स्ट्रेटजीज हैं कि जिसके बेसिस पे रिजल्ट्स हैं कुछ। यहाँ पे स्ट्रेटजीज में है कि कुछ स्ट्रेटजीज यूज की गई हैं कि जिन स्ट्रेटजीज की वजह से जो है वो हम किस तरह से कौन सा डील, यहाँ पर क्या डील कर सकते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर इंटरवेंशन CBI, इसमें रिस्पॉन्स था वेरी गुड रिस्पॉन्सेस फ्रॉम पेरेंट्स। फिर सेकेंड नंबर पे हमारे पास है इंडिविजुअल स्टूडेंट सेंटर प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट कंट्रोल देयर बिहेवियर्स। फिर आया सोशल ट्रेनिंग, सोशल स्किल्स ट्रेनिंग। सोशल स्किल्स ट्रेनिंग एक वाकई बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि ये बच्चों को एंगेज कर देती है सोशलाइजिंग में। बच्चे इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं, उनको मज़ा आता है और वो इजीली जो है वो इससे बहुत अच्छा जो है वो आगे कोप अप कर जाते हैं। लास्ट हमारे पास स्ट्रेटेजी है टीचिंग एप्रोप्रिएट रिप्लेसमेंट बिहेवियर्स, गुड रिजल्ट रिस्पॉन्सेज। ये हम इससे पहले पढ़ भी चुके हैं कि अगर तो हमें बच्चे के बिहेवियर पे काम करना है, बच्चे के बिहेवियर को मॉडिफाई करना है, तो हमें इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर का रिप्लेसमेंट बिहेवियर पता होना चाहिए। अगर तो हमें पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो हमें पता करने के बाद उसको ट्रीट करना चाहिए, उससे डील करना चाहिए। इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्पेशल इश्यूज, लुकिंग एट द फ्यूचर। बहुत सी ऐसी इश्यूज हैं, बहुत सी ऐसी डिसेबिलिटीज हैं कि जिनके बाद के बहुत सारे इश्यूज होते हैं।
जैसे स्टार्टिंग में तो हम कह देते हैं कि हाँ इस चीज से डील कर लो, और आगे जब जाके जो इसके इश्यूज होते हैं वो हमें नहीं पता होते एट द टाइम, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये इश्यूज थे, इसका ये इनकम आउटपुट था, या इस तरह की कुछ चीजें थी। यहाँ पर आ जाता है कि जब एक बच्चे को हम अच्छी तरह डील करेंगे अगर तो वो ठीक हो सकता है। एबीडी एक ऐसी डिसऑर्डर है कि जो वक्त के साथ साथ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट मांगता है और वो ठीक हो सकता है, लेकिन अगर तो ये प्रॉब्लम कंटिन्यू रहे और जो है वो आपके जो सिबलिंग्स हैं, पेरेंट्स हैं, फैमिली है, वो अनसपोर्टिव हो, तो फिर मसला हो जाता है। आप अगर बच्चे को एनकरेज नहीं करोगे, रूड बिहेव करोगे, उसको डांटते रहोगे, उसको उसको सपोर्ट नहीं करोगे, तो फिर वो ये सोचने लग जाता है, क्योंकि ये एक थॉट जो है ना वो एक बहुत बुरी चीज है। अगर इंसान के जहन में आ जाए कि मैं ठीक नहीं हो सकता, या मैं बीमार हूँ, या मैं बीमार नहीं हूँ, मैं पागल हूँ, मैं ठीक हो ही नहीं सकता, तो ये जो ये वाली बात है ना कि मैं ठीक नहीं हो सकता, ये इंसान को बहुत बुरी तरह तोड़ देती है। और फिर जो वो बच्चा है या जो स्टूडेंट है वो ये सोच ही नहीं पाता आगे का कि शायद मैं ठीक हो सकता हूँ, और ये उसकी जिंदगी को पूरी तरह जो है वो बहुत बुरा उस पर इम्पेक्ट आता है। उसको ऑल्टरनेटिव उसको नहीं दिखता है कि शायद मैं ठीक हो सकता हूँ, डिफरेंट, मैं कुछ शायद डिफरेंट हूँ दूसरे लोगों से, नहीं। वो सिर्फ एक ही बात सोच रहा होता है कि मैं ठीक नहीं हो सकता, और ये आगे जाके उसकी जिंदगी में बहुत बुरा असर पड़ता है। अगर हम बच्चों को इनकरेज करें, मोटिवेट करें, उसको कई स्ट्रैटेजीज बताएं, तो हो सकता है कि उसके लिए बेनिफिशियल हो और वो उससे इंटरेस्ट लेकर आगे जिंदगी में कुछ कर सके। क्योंकि ये इमोशनल बिहेवियर डिसऑर्डर जो है वो ये एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के बाद जो है वो ठीक हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे डिस्कशन में मैंने कुछ पॉइंट्स ऐड किए कि जो मुझे लगता था कि ऐड कर दिए जाने चाहिए। उसमें ये है कि somehow we are discussing about the different types of issues and disabilities unconsciously and or consciously, sometimes consciously. So we have to, in fact we need to modify the methods as well as for the all issues and emotional disturbed children. ये बात मैं ऊपर कर चुकी हूँ कि हम नॉर्मल डिसेबिलिटीज पे तो बात करते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल और इमोशनल बिहेवियर्स पे या इस तरह के नफ्सियाती जो मामलात हैं उन पे बात करना पसंद ही नहीं करते। यूजुअली लोग पागल कहते हैं कि इस तरह के लोग जिनको इस तरह के इश्यूज हैं वो लोग नॉर्मली पागल हैं। तो ये बहुत बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारी सोसाइटी का, और हमें इस पे बात करने की, इसको डिस्कस करने की, लोगों को अवेयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड देन यहाँ पर एक अ, यहाँ पे लाइन ऐड है, दे हैव अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ दिस हैव सम डिफरेंट प्रोसीजर। जैसे नॉर्मली हर इंसान का अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग है, उसी तरह इस तरह के बच्चों के भी अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग हो सकते हैं। यहाँ पर हम अपने नॉर्मल चाइल्ड्स पे, नॉर्मल चिल्ड्रंस पे या अपने आप पर भी अगर बात करें, अगर हमें एक चीज एक तरह से समझ में नहीं आती तो हम दूसरी तरह तीसरी तरह से तैयार तैयार करते हैं और फिर हमें समझ में आ जाती है। तो इसी तरह जब यहाँ पे बच्चे जो डिफरेंट क्वालिटीज के साथ हैं, डिफरेंट एबिलिटीज के साथ हैं, अगर उनको कहीं पर इशू है तो हम उनका प्रोसीजर, उनका लर्निंग स्टाइल, टीचिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं, और हो सकता है कि वो अपना काम अच्छी तरह कर सकते हो, उनको दूसरी तरह की हेल्प की जरूरत हो, और वो जिंदगी में फिर आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कंक्लूजन में कुछ लाइंस हैं कि जो आई थॉट के जरूरी है डालना। After studying and understanding the whole research paper, I understand that we need to educate students who are with emotional children disorder. We need to fulfill some major requirements and demands, actually requirements. हमें लग रहा होता है कि नॉर्मली जो है वो हम इनकी डिमांड्स पूरी कर रहे हैं, लेकिन असल में वो इनकी रिक्वायरमेंट्स ही होती हैं। जैसे हर चीज़ को समझाने के लिए लोगों को एजुकेट करना ज़रूरी है, उसी तरह इमोशनल बिहेवियर डिसऑर्डर को समझाने के लिए एक बच्चे और उसके पेरेंट्स को लाजमी एजुकेट करना ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट्स को लग रहा होता है कि शायद ये कोई ऐसी मतलब बीमारी है जो कि ना ख़त्म होने वाली बीमारी है। तो पहले तो पेरेंट्स को हमें डील करना आना चाहिए, स्टूडेंट को समझाने की ज़रूरत है, उसमें पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव थॉट्स डालने की ज़रूरत है। एंड देन फिर हमें उसको जो है वो असेसमेंट करने के बाद जो हमें पता चलता हो कि उसकी इंटरेस्ट और उसके इंटरेस्ट लेवल क्या है, तो उसके बाद जो है वो हम उस बच्चे के साथ जो टाइम स्पेंड कर सकते हैं इमोशनली, जो है वो हम उसको बेहतर करने के लिए कुछ यहाँ पे चीजें हैं। एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हिज और हर इश्यूज definitely help in our procedures, and it also help in identifying the most major problematic scenarios and issue as well as, यानी अगर हमें उसके इश्यूज और उसकी, यानी कि जो चीज़ें कि जिससे उसको चिढ़ होती है या जिससे उसको अच्छा फ़ील नहीं होता, तो उन काम को हम नहीं करें, और जो चीज़ उसके इंटरेस्ट की
यानी कि सेंट्रलाइज़ करता है, तो उस चीज़ को अगर हम ज़्यादा उस पे बात करें तो वो ज़्यादा अच्छा हो सकता है उसके लिए, क्योंकि उसकी लाइफ़ जो है फिर अच्छी तरफ जा सकती है। फिर यहाँ पे आ जाता है रिकमेंडेशंस। मुझे लगा कि ये तमाम पॉइंट्स रिकमेंडेशन में लाज़मी डालने चाहिए, तो मैंने डाल दिए। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं कि जो डालना ज़रूरी था। वी नीड टू एजुकेट पेरेंट्स फर्स्ट एंड दे नीड टू एप्रिसिएशन ऑफ अ पर्सन हू आर विद स्पेशल क्वालिटीज़ सच एज़ अ स्पेशल एजुकेटर। After we educate, then we need to teach the parents that how we live calm down in the most horrible issues and problems. यहाँ पे हमें पता होता है कि हम पेरेंट्स को किस तरह डील कर रहे हैं, किस तरह हमें डील करना चाहिए, और ये बात हमें पता है कि एप्रिसिएशन जो है वो हर इंसान के लिए ज़रूरी है। अब यहाँ पे एप्रिसिएशन का कोई स्ट्रिक्टेड रेट नहीं है कि एप्रिसिएशन इस तरह ही होती है, या तुमने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया जो मैं एप्रिशिएट करूँ, या एप्रिशिएट करने के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ मेरे पास नहीं है। एक गुड का वर्ड होता है, एक वेरी गुड, एक एक्सीलेंट का वर्ड भी जो है वो बच्चे की एप्रिसिएशन के लिए बहुत बड़ा काम करता है और उसको मोटिवेट करता है। फिर यहाँ पर आ जाता है कि हमारे पास हम पेरेंट्स को किस तरह डील करें। मतलब पेरेंट्स भी तो एक उनको डिप्रेशन हो रहा होता है कि यार ये मेरे बच्चे को इमोशनल बिहेवियर है या इस तरह का कुछ क्या हो गया। तो उनको नॉर्मली हमें आराम से बात करने की ज़रूरत है, उनको बताने की ज़रूरत है कि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है, ये ख़त्म हो सकती है, इसको टैकल कर सकते हैं। और उसके बताने के बाद ये भी बताया जा सकता है कि आप आगे मज़ीद मुश्किलों से किस तरह बच सकते हैं, अगर तो आप इसका मुकम्मल ट्रीटमेंट करवाएँ तो। अच्छा, फिर यहाँ पर आ गया कि अगर इसी तरह कहानी चलती रही, यानी अगर बच्चे को हम इसी तरह अच्छी तरह डील करते रहे, तो who have a good self-esteem and temperament level and also strong, we are trying to seeing a bright future for your child and with his hope. We're trying and trying our best एंड द सक्सेस इज एब्सोल्युटली इन योर डेस्टिनी। यानी अगर हम बच्चे को अच्छी तरह उस पर काम कर रहे हैं, उसको एप्रोप्रिएट और इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर्स का बता रहे हैं, उसको डिफरेंसेस बता रहे हैं, तो हो सकता है कि उसका टेम्परमेंट लेवल बेहतर हो, उसको समझ में आना शुरू हो जाए कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और कौन सी चीज़ मुझे करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पे वही मेंशन है कि वी ट्राइंग टू सीइंग अ ब्राइट फ्यूचर ऑफ योर चाइल्ड एंड विद दिस होप वी ट्राइंग एंड ट्राइंग। यहाँ पे कोई भी अच्छी चीज़ जो है वो एफर्ट मांगती है। अगर हम ट्राई पे ट्राई करते जाएँगे, अच्छे से अच्छा करते जाएँगे, तो इंशाल्लाह जो है वो सक्सेस जो है वो हमारे जो है वो हमें मिलेगी ही मिलेगी। और I complete my presentation. Thank you.